हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टॉपिक के बारे में जहाँ पर फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स ज़्यादातर मार खा जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि मैं ऑफिस में तो इतना अच्छा बात कर लेता हूँ, कितना अच्छा ईमेल ड्राफ्ट कर लेता हूँ। और स्टूडेंट्स भी, कॉलेज स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बोलते हैं कि मैं प्रोजेक्ट वर्क कितना अच्छा कर लेता हूँ, होमवर्क कितना अच्छा कर लेता हूँ, मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है, मैं अपने दोस्तों से बहुत ही बढ़िया इंग्लिश में बात कर लेता हूँ। फिर भी मैं आइल्स में 6.5 में क्यों अटका पड़ा हूँ। ये आप ये जो आप जब ये वीडियो देख लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्यों 6.5 में फंसे पड़े हैं। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम गाइस, दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो। आई विल कम ट्राई टू कवर एज मच एज आई पॉसिबली कैन। पहला चीज़ ये है कि इंग्लिश स्पीकर्स जनरली वो जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। ये सोचते हैं कि ये क्या है यार, ये तो बस इंग्लिश टेस्ट है, मैं बाकी सब तो मतलब शायद स्ट्रगल करते होंगे, मैं बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करूँगा, मुझसे आराम से हो जाएगा। और बिना प्रिपरेशन के जाके लिखते हैं और बुरी तरह पिट जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, जहाँ पे वो मतलब आज डिसाइड कर लिया कि आइल्स देना है और 3 या 4 दिन के बाद आइल्स का टेस्ट बुक कर लिया और जाके दे दिए और आके फेल हो गए। तो ये पैसे भी बर्बाद, टाइम भी बर्बाद, एफर्ट भी बर्बाद है। ये मतलब बहुत ही मॉरल को मतलब हिट कर लेता है। तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि पहला पॉइंट ये है कि आप बिना मार्किंग क्राइटेरिया के जाने हुए बिल्कुल आइल्स टेस्ट बिल्कुल ना दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि आपको मार्किंग क्राइटेरिया ज़्यादातर मॉड्यूल्स में टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामर और वोकेबुलरी भी ही होते हैं। तो अगर आप इसमें नहीं कर, आप अगर एग्ज़ामिनर के लिए आप अगर ये आइल्स टेस्ट नहीं देंगे तो इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। ठीक है। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ नॉट फॉर्मिंग इनफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। रीडिंग और लिसनिंग तो छोड़ ही दीजिए, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। जो जो है हम सुनेंगे और पढ़ेंगे और आंसर्स दे देंगे, वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। लेकिन स्पीकिंग और राइटिंग में ही ज़्यादातर लोग मार खाते हैं। इधर आपको ये याद रखना है कि सिंपल सेंटेंसेस तो थर्ड ग्रेड का बच्चा भी फॉर्म कर लेगा। ये अगर आप डिफ्रेंशिएट होना चाहते हैं तो आपको कंजंक्शंस और कॉमा यूज़, ये कंजंक्शंस कब यूज़ करना है, अप्रोप्रिएट ग्रामर कब यूज़ करना है, कॉमा कब यूज़ करना है, अपॉस्ट्रोफी कब यूज़ करना है, सेमीकोलन कब यूज़ करना है, ये सब आपको जानना चाहिए। तो आप जब कॉम्पाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फॉर्म करने लग जाएंगे तब आप समझ लीजिएगा कि आपका बैंड 7 से ऊपर 100% आ जाएगा। आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस स्पीकिंग में और राइटिंग में दोनों में आना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ये एग्ज़ाम अपने लिए नहीं लिख रहे हैं या अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप एग्ज़ामिनर के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोई और इन्विजिलेट कर रहा है और उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसके ऊपर वो आपको मार्क करते हैं। आप जितना भी फैंसी वर्ड्स यूज़ कर लो, अगर वो अप्रोप्रिएटली यूज़ नहीं होते या आप उनके मार्किंग क्राइटेरिया में फ़िट नहीं होते तो आपको मार्क्स बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। तो कैसे करेंगे आप उनके लिए एग्ज़ामिनेशन, कैसे देंगे उनके लिए, इसके लिए आपको हर मॉड्यूल के मार्किंग क्राइटेरिया समझना बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है। जब आप समझ जाएंगे कि आप किसके बेसिस के ऊपर आपको मार्क्स दिया जा रहा है तब आपको एग्ज़ामिनेशन देने में बहुत ही आसानी होगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रक्चर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपसे पहले हज़ारों और लाखों स्टूडेंट्स ने आइल्स का एग्ज़ामिनेशन दिया हुआ है और ये तभी कर पाते हैं जब वो ट्राइड एंड टेस्टेड या एक प्रॉपर फॉर्मेट और स्ट्रक्चर के साथ एग्ज़ामिनेशन में जाते हैं। चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो स्पीकिंग के लिए हो, चाहे वो लेटर लिखने के लिए हो सकता है। जब वो ट्राइड और टेस्टेड स्ट्रक्चर और पैटर्न के साथ जाते हैं, उनको प्लान करने में भी आसानी होगी और एग्जीक्यूशन में भी काफ़ी आसानी होगी। इसलिए वो बैंड 7 से ऊपर स्कोर कर पाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आप अपना टाइम इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपना आंसर करने में ज़्यादा टाइम ले रहे हो या टाइम मिसमैनेजमेंट कर रहे हो, टास्क 1 में ज़्यादा टाइम ले रहे हो या टास्क 2 में ज़्यादा टाइम ले रहे हो या टास्क 3 में ज़्यादा टाइम ले रहे हो, रीडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। रीडिंग में याद रखिएगा लो डिफ़िकल्टी लेवल लो टू हाई होता है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कम टाइम स्पेंड करना होता है, जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे टाइम भी आपको ज़्यादा स्पेंड करना होता है। और आइल्स राइटिंग में एक बहुत ही बड़ा जुर्म ये है कि वो
इनफ नहीं लिखते। इसका मतलब ये है कि लेटर में 150 वर्ड्स और ऐसे में 250 वर्ड्स मिनिमम आपको लिखने होते हैं। उसके कम अगर आप उसके कम अगर आप लिखते हैं और आपका ऐसे और लेटर बहुत ही अच्छा है, तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिव्यू कोई नहीं करता। क्यों नहीं करते हो आप रिव्यू? रिव्यू तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। एंड में एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स रिव्यू करने में स्पेंड कीजिएगा। और आप इंग्लिश में कितने भी बड़े पंटर हो या कितना भी अच्छे से बात करते हो, इट डजेंट मैटर व्हेन यू आर ऑन एन एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम नर्व्स विल स्क्रू यू, सो कीप इट इन माइंड। और आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप फ्लुएंट स्पीकर हैं तो एटलीस्ट 10 टाइम्स ऐसे का प्रैक्टिस कीजिए, 10 टाइम्स रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए, 10 टाइम्स लिसनिंग प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपको बैंड 7 से ऊपर मिलेगा। आप जितना भी कॉन्फिडेंट हो, ये बात मुझे मेरा याद रखिएगा, एटलीस्ट 10 टाइम्स 10 मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं। अगर आप इंग्लिश में कच्चे हैं तो एटलीस्ट 25, तो उसके हिसाब से आपको एग्ज़ामिनेशन भी प्लान करना पड़ेगा। और लास्ट चीज़ ये है कि आपको अगर डिज़ायर्ड स्कोर चाहिए तो जो ट्रेनर्स हैं उनके टिप्स और ट्रिक्स देख लीजिएगा। ये हमने बहुत रिसर्च के बाद और बहुत स्टूडेंट्स के फीडबैक के बाद बनाया हुआ है, तो फील फ्री, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज कमेंट्स में डाल दीजिएगा गाइस। दैट्स अबाउट इट। ये अगर सारा फॉलो करेंगे आपको 100% बैंड 7 से ऊपर मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, दिस इज़ विकास साइनिंग ऑफ।